हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AHSEC अड्डा पर। आज मैं BA फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसे इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के सभी सवालों के जवाब दे सकें। मैंने पहले ही बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आप सीधे वहां देख सकें। और हां, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हां दोस्तों, मैंने सभी चैप्टर्स के प्रश्नों के उत्तर भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस यूनिट को मैं 2 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं फर्स्ट टॉपिक्स को कवर करूंगा और बाकी के टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूडलिज्म की शुरुआत एक सामान्य राजनीतिक बदलाव नहीं थी, बल्कि ये एक सिविलाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन थी जो रोमन एम्पायर के पतन के बाद पूरे यूरोप में धीरे धीरे पनपी। 5वीं शताब्दी में जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, तब पूरा वेस्टर्न यूरोप राजनीतिक अराजकता, केओस, सैन्य असुरक्षा, मिलिट्री इनसिक्योरिटी और सामाजिक अस्थिरता, सोशल ब्रेकडाउन में डूब गया। रोमन रूल के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉज, टैक्स सिस्टम और आर्मी हुआ करती थी, वो अचानक गायब हो गई। शहर उजड़ गए, सड़कें वीरान हो गई और व्यापार ठप पड़ गया। अब आम लोग, जिन पर हमला कभी बारबेरियंस, कभी विकिंग्स और कभी मग्यार्स करते थे, उन लोगों के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी जो उनकी रक्षा कर सके। ऐसे हालात में लोगों ने शरण ली स्थानीय शक्तिशाली नेताओं के पास, जो खुद को लॉर्ड घोषित करने लगे। ये लोकल लॉर्ड्स अपनी जमीन पर फोर्ट बनाते, सैनिक रखते और आम लोगों को सुरक्षा देते, और बदले में उनसे टैक्स, श्रम और लॉयल्टी की मांग करते। इस तरह लैंड और प्रोटेक्शन का म्यूचुअल एक्सचेंज बना, जिसने फ्यूडलिज्म को जन्म दिया। कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ नहीं था। यह सिस्टम धीरे धीरे अनरिटन एग्रीमेंट्स और विश्वास के आधार पर बिल्ड हुआ। यही फ्यूडलिज्म था, एक डिसेंट्रलाइज्ड, लोकलाइज्ड, लॉयल्टी बेस्ड सिस्टम जो केओस से ऑर्डर लाया, लेकिन कॉस्ट पर, इंडिविजुअल फ्रीडम की कॉस्ट पर। फ्यूडल हायरार्की समाज की एक कठोर सीढ़ी, जिसमें हर व्यक्ति की स्थिति जन्म से तय थी। फ्यूडल स्ट्रक्चर को अगर एक इमारत माना जाए तो ये ऐसी गगनचुंबी मीनार थी जिसकी नींव में किसान दबे होते थे और जिसकी छत पर राजा आराम से बैठा होता था। इस हायरार्की में मोबिलिटी लगभग असंभव थी, यानी अगर कोई सर्फ पैदा हुआ तो वो मरते दम तक सर्फ ही रहेगा। इस प्रणाली के शीर्ष पर बैठता था राजा, किंग, जो नॉमिनल रूप से पूरे राज्य का मालिक होता था, परंतु हकीकत में उसकी शक्ति उसके महानुभावों, नोबल्स की वफादारी पर निर्भर करती थी। ये नोबल्स यानी बैरन्स अथवा ड्यूक्स राजा से वास्ट लैंड ग्रांट के रूप में फीफ्स प्राप्त करते थे और बदले में उससे मिलिट्री असिस्टेंस, पॉलिटिकल काउंसिल और लॉयल्टी की शपथ लेते थे। लेकिन ये नोबल्स भी अकेले नहीं रहते। वे अपने अधीन नाइट्स को भूमि देते थे जो युद्ध के लिए ट्रेंड होते थे और लॉर्ड की संपत्ति व जनता की रक्षा करते थे। नाइट्स भी बदले में अपने लॉर्ड को सर्व करते थे, यानी हर लेवल पर म्यूचुअल ऑब्लिगेशन की श्रृंखला चलती थी। और अंत में आते थे पीजेंट्स और सर्फ्स, जो केवल खेतों में काम करते थे, अनाज उगाते थे, कर, टैक्स देते थे
और लॉर्ड के आदेशों के अनुसार जीवन जीते थे। ये हायरार्की ऐसी थी जिसमें हर व्यक्ति ऊपर वाले का वैसल और नीचे वाले का मास्टर होता था। पूरी सोसाइटी ड्यूटी और डिपेंडेंस के धागों से जुड़ी होती थी, जहां व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि पारिवारिक जम तय करता था कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है। मैनोरियल सिस्टम एक ऐसी आत्मनिर्भर व्यवस्था जहां हर जरूरत की चीज एक ही जमीन पर पैदा होती थी। फ्यूडलिज्म का आर्थिक ढांचा मैनोरियल सिस्टम कहलाता है और इसे मेडिवल रूरल लाइफ का बैकबोन भी कहा जा सकता है। यह सिस्टम पूरी तरह लोकल इकोनॉमी पर आधारित था, जिसमें हर मैनर एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम करता था। एक मैनर सिर्फ एक खेत या जमीन का टुकड़ा नहीं होता था, बल्कि वो एक मिनी वर्ल्ड होता था जिसमें लॉर्ड का कैसल, चर्च, वर्कशॉप, मिल्स, जंगल, नदी और अनेक पीजेंट कॉटेजेस शामिल होते थे। मैनर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसे बाहरी दुनिया से मिनिमम संपर्क की जरूरत पड़े, यानी खेती, खाना, कपड़ा, औजार, लकड़ी, सब कुछ मैनर के भीतर ही उत्पन्न हो जाता था। पीजेंट्स और सर्व्स यहां डे टू डे मेहनत करते, सूरज उगते ही खेतों में काम शुरू हो जाता, दोपहर में कोई छोटा सा मील मिलता और फिर शाम तक लगातार फिजिकल लेबर चलती रहती। सर्व्स को हर साल अपने लॉर्ड को कई तरह की ऑब्लिगेशंस पूरी करनी होती थी, जैसे टैक्स देना और लॉर्ड के आदेशों का पालन करना। इसके बदले में उन्हें एक छोटा सा प्लॉट खेती करने को मिलता था, घर बनाने की अनुमति और लॉर्ड की सुरक्षा। लेकिन इन सब सुविधाओं के साथ आती थी न दिखाई देने वाली बेड़िया, यानी सर्व्स को मैनर छोड़ने की आजादी नहीं होती थी। न वे बाहर जा सकते थे, न अपना पेशा बदल सकते थे और न ही किसी तरह से ऊपर चढ़ सकते थे। मैनोरियल सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट तो था, पर यह ऑटोनॉमी की कीमत पर चलता था। नाइट्स और शिवलरी, युद्ध के मैदान से लेकर आदर्श नायक बनने तक की यात्रा। मेडिवल सोसाइटी में नाइट होना केवल तलवार चलाना या घोड़े पर युद्ध करना नहीं था। ये एक सोशल आइडेंटिटी थी, एक कल्चरल रोल था और साथ ही एक नैतिक जिम्मेदारी भी। एक नाइट एक ट्रेन्ड वॉरियर होता था, लेकिन उसकी असली पहचान बनती थी उसके शिवलरी कोड से, यानी एक मॉरल और एथिकल कंडक्ट जो उसकी लड़ाकू शक्ति के साथ साथ उसकी आत्मा को भी महान बनाता था। एक युवा लड़का जो किसी नोबल फैमिली में जन्म लेता, वो 7 साल की उम्र में पेज बनता, फिर 14 में स्क्वायर और लगभग 21 की उम्र में उसे डबिंग सेरेमनी के जरिए नाइट की उपाधि दी जाती। पर यह उपाधि केवल आर्मर पहन लेने से नहीं मिलती थी। इसके लिए डिसिप्लिन, सर्विस और आइडियल बिहेवियर का प्रमाण देना पड़ता था। शिवलरी में कुछ कोर वैल्यूज शामिल होते थे, जैसे निडरता, ब्रेवरी, निष्ठा, लॉयल्टी, सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, महिलाओं के प्रति सम्मान, कर्टसी टू विमेन और कमजोरों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द वीक। नाइट्स केवल युद्ध के समय नहीं बल्कि शांति के समय भी अपने लॉर्ड की सेवा करते, गरीबों की मदद करते और जनता में इंस्पिरेशन का सोर्स बनते। फ्यूडल कोर्ट्स में उन्हें अक्सर लैंड या टाइटल्स भी दिए जाते थे। टूर्नामेंट्स, जॉस्ट्स और सेरेमोनियल ड्यूअल्स उनके मार्शल टैलेंट को शोकेस करने के आयोजन होते थे। लेकिन ये इवेंट्स सिर्फ स्पोर्ट नहीं थे, ये समाज की शक्ति, प्रतिष्ठा और आदर्श नायकत्व का प्रदर्शन भी थे। एक अच्छा नाइट मेडिवल यूरोप में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता था। उसके नाम पर बैलेड्स लिखे जाते, कविताएं गाई जाती और कहानियां सदियों तक सुनी जाती। पर यह भी सच है कि कई बार नाइट्स अपनी पावर का दुरुपयोग करते और पीजेंट्स पर अत्याचार भी करते थे। इसलिए शिवलरी सिर्फ एक आदर्श था जिसकी प्राप्ति कठिन लेकिन उसकी प्रतीक्षा अनंत थी। फ्यूडल सिस्टम का सबसे विजिबल, इम्पोजिंग और साइकोलॉजिकल रूप था कैसल। मेडिवल कैसल्स सिर्फ डिफेंस स्ट्रक्चर्स नहीं थे, बल्कि ये लॉर्ड की सत्ता का फिजिकल एम्बॉडीमेंट होते थे। ये मैसिव पत्थर की इमारतें स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर बनती थी, किसी पहाड़ी की चोटी, नदी के किनारे या व्यापारिक रास्तों के जंक्शन पर।
कैसल का प्राइमरी फंक्शन था सुरक्षा। ऊंची दीवारें, भारी गेट, ड्रॉब्रिज, खाई, मोट, लुकआउट टावर्स, ये सब डिजाइन किए जाते थे इन्वेडर्स को रोकने और डिफेंडर्स को एडवांटेज देने के लिए। लेकिन इससे भी बड़ा कार्य था साइकोलॉजिकल पावर प्रोजेक्शन। जब एक आम किसान कैसल की ओर देखता था तो उसे उसमें प्रोटेक्शन भी दिखती थी और अथॉरिटी भी। कैसल केवल लॉर्ड का रेजिडेंस नहीं, बल्कि उसकी अदालत, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और मिलिट्री कमांड हब होता था। अंदर कोर्टयार्ड्स, बैंक्वेट हॉल्स, चैपल, स्टोरेज सेलर्स और गार्ड्स क्वार्टर्स होते थे। कैसल में अक्सर फीस्ट्स, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स और टूर्नामेंट्स आयोजित होते थे। ये सोशल लाइफ का सेंटर भी होता था। युद्ध के समय पूरा गांव कैसल की दीवारों में छुप जाता था और शांति के समय ये एक शोपीस होता था, लॉर्ड की वेल्थ, कल्चर और टेस्ट को रिफ्लेक्ट करता हुआ। कैसल आर्किटेक्चर ने मेडिवल इमेजिनेशन को इस तरह शेप किया कि आज भी फैंटेसी मूवीज, वीडियो गेम्स और लिटरेचर में ये सेंट्रल एलिमेंट बना हुआ है। हर पत्थर, हर बैटलमेंट, हर हॉल मेडिवल माइंड में पावर, नोबिलिटी और ट्रेडिशन की छवि बन गया था। मेडिवल यूरोप में फ्यूडलिज्म को केवल तलवार और जमीन ने नहीं, बल्कि चर्च ने वैचारिक मजबूती दी थी। चर्च केवल एक धार्मिक संस्था नहीं थी, वो एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह सत्ता, संपत्ति और जनता दोनों पर अधिकार रखती थी। बिशप्स और एबट्स के पास हजारों एकड़ जमीन होती थी। उनके अधीन भी सर्व्स होते थे और वे फ्यूडल पिरामिड में एक डिस्टिंक्ट रैंक रखते थे। लेकिन चर्च की असली शक्ति उसकी स्पिरिचुअल मोनोपोली में थी। यानी मेडिवल मैन के लिए जीवन, मृत्यु और मोक्ष सब कुछ चर्च की व्याख्या पर निर्भर था। चर्च ने फ्यूडलिज्म को गॉड्स विल कहकर जस्टिफाई किया। यानी राजा भगवान का चोजन रिप्रेजेंटेटिव है, नाइट उसका प्रोटेक्टर है और सर्फ उसका हम्बल सर्वेंट। इस विचारधारा से सोशल हायरार्की को डिवाइन कलर मिल गया और लोग अपनी कठिन जिंदगी को पिछले जन्म के पापों का फल मानकर चुपचाप सह लेते थे। चर्च ने फ्यूडल ऑब्लिगेशंस को स्पिरिचुअल ड्यूटी की तरह एस्टैब्लिश किया। टैक्स यानी टाइथ देना अब केवल कानूनी नहीं बल्कि धार्मिक जिम्मेदारी बन गई। इतना ही नहीं, चर्च के पास अपने लॉ कोर्ट्स थे, कैनॉन लॉ था और वो किसी भी राजा को एक्सकम्युनिकेट तक कर सकती थी, यानी भगवान की कृपा से बाहर निकाल सकती थी। यही कारण है कि कई बार चर्च की शक्ति राजा से भी ज्यादा मानी जाती थी। चर्च ने शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य और कला को कंट्रोल किया। हर चीज में उसका इन्फ्लुएंस था और यही अलायंस, तलवार और सलीब, स्वॉर्ड एंड क्रॉस, फ्यूडलिज्म को लगभग 600 वर्षों तक स्थायित्व प्रदान करता रहा। सर्फ्स, जमीन से बंधे लोग, जिनका जीवन था श्रम और समर्पण का प्रतीक। फ्यूडल सोसाइटी में सर्फ वो वर्ग था जो ना पूरी तरह स्वतंत्र था और ना पूरी तरह गुलाम। ये लोग खेतों में काम करते थे, पर उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती थी। लॉर्ड की जमीन पर ही वो खेती करते और बदले में एक निश्चित हिस्सा प्रोड्यूस या लेबर के रूप में लॉर्ड को देना पड़ता था। उन्हें अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले, जैसे शादी, घर बनाना, गांव छोड़ना तक के लिए लॉर्ड की अनुमति लेनी होती थी। ज्यादातर सर्व्स जन्म से ही उस जमीन से बंध जाते थे, यानी वो उसी जमीन पर रहते, काम करते और मर जाते जिस जमीन के मालिक कोई और होता था। सर्व्स का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता और रात ढलने के बाद खत्म होता। खेत जोतना, फसल काटना, लकड़ी इकट्ठा करना, जानवरों की देखभाल करना, ये सब बिना किसी छुट्टी के किया जाता था। बदले में उन्हें कुछ अनाज, एक झोपड़ी और लॉर्ड की प्रोटेक्शन मिलती थी। लेकिन ये प्रोटेक्शन अक्सर सिंबॉलिक ही होती थी, क्योंकि युद्ध या अकाल के समय सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को झेलना पड़ता था। फिर भी सर्व्स के जीवन में स्पिरिचुअलिटी और सामुदायिक बॉन्डिंग की गहरी भूमिका थी। संडे चर्च जाना, रिलीजियस फेस्टिवल्स, गांव के मेलों और परंपराओं में भाग लेना,
ये सब उनके जीवन में थोड़ी राहत और आशा लाता था। चर्च उन्हें यह समझाता था कि उनकी मेहनत और दुख पिछले जन्म के कर्म हैं और ये जीवन तो बस परीक्षा है, असली इनाम स्वर्ग में मिलेगा। सर्व्स को मूव करने की अनुमति नहीं होती थी। वो जिस जमीन पर होते उसी से जुड़े रहते। यही सिस्टम को स्थिरता देता था, लेकिन यही उन्हें जकड़े भी रखता था। वे रिबेलियन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास न शिक्षा थी, न लीडरशिप और न ही रिसोर्सेस। पर समय के साथ कुछ सर्व्स ने धीरे धीरे अपनी स्थिति बदली। स्किल्ड लेबरर्स बनकर, व्यापार में जाकर या टाउन्स में माइग्रेट होकर। फ्यूडलिज्म के टूटने का सबसे गहरा कारण यही ग्रासरूट डिसैटिस्फैक्शन थी, जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। फ्यूडलिज्म का पतन, बदलाव की आहट और नई दुनिया की दस्तक। फ्यूडल सिस्टम धीरे धीरे अपने ही वेट से कोलैप्स होने लगा और इसके पीछे कई बड़े कारण थे। सबसे पहले इकोनॉमिक चेंजेस आए। 11वीं से 13वीं सदी के बीच यूरोप में एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में बदलाव हुआ, जैसे हेवी प्लाउ, 3 फील्ड सिस्टम, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा और सरप्लस इकोनॉमी बनी। इससे ट्रेड बढ़ा और टाउन्स और सिटीज का विकास शुरू हुआ। जब लोग शहरों की ओर माइग्रेट करने लगे तो उन्होंने एक नई तरह की स्वतंत्रता महसूस की, जहां कोई लॉर्ड नहीं, कोई सर्वडॉम नहीं। फिर आया ब्लैक डेथ, 14वीं सदी की भयानक प्लेग, जिसने यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन खत्म कर दी। इससे लेबर की भारी कमी हो गई और बचा हुआ लेबर ज्यादा वेजेस की डिमांड करने लगा। अब सर्व्स अपनी जमीन छोड़ने लगे और मोबिलिटी बढ़ गई। लॉर्ड्स को मजबूरन उन्हें बेहतर कंडीशंस देनी पड़ी। इससे फ्यूडल बॉन्ड ढीले पड़ने लगे। साथ ही गन पाउडर और स्टैंडिंग आर्मीज के आने से नाइट बेस्ड मिलिट्री सिस्टम पुराना हो गया। अब युद्ध में महल या आर्मर्स की नहीं, बल्कि कैनन्स और डिसिप्लिन की जरूरत थी। किंग्स ने सेंट्रलाइज्ड पावर अपनाई और नोबल्स की ऑटोनॉमी कम करने लगे। इसके अलावा रेनेसांस और एनलाइटमेंट ने मनुष्य की सोच को बदला। इंडिविजुअल लिबर्टी, ह्यूमन डिग्निटी और रैशनल थॉट ने अब डिवाइन राइट और इनहेरिटेड प्रिविलेज को चैलेंज करना शुरू कर दिया। फ्यूडल सिस्टम अब पुरानी सोच का प्रतीक बन चुका था और समाज नई दिशा में बढ़ रहा था। फ्यूडलिज्म आज की दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके वैल्यूज और इंस्टीट्यूशंस का असर आज भी कई रूपों में दिखता है। जैसे कि लॉयल्टी और ड्यूटी जैसे फ्यूडल प्रिंसिपल्स आज भी आर्मी, पॉलिटिक्स और इवन कॉर्पोरेट कल्चर में देखे जा सकते हैं। कैसल कल्चर, नाइट्स और शिवलरी आज फैंटेसी लिटरेचर, हॉलीवुड मूवीज और वीडियो गेम्स में जिंदा है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, द विचर या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। हायरार्कियल स्ट्रक्चर यानी एक पिरामिड जैसी सोशल स्ट्रक्चर आज की कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कहीं न कहीं मौजूद है। चर्च और स्टेट के अलायंस का जो मॉडल मेडिवल एरा में था, उसके एकोज आज भी कुछ देशों में दिखते हैं, जहां धर्म और राजनीति अब भी इंटरलिंक्ड है। फ्यूडलिज्म भले ही खत्म हो गया हो, पर उसने जिस तरह से सोसाइटी को सेंचुरीज तक शेप किया, वो आज भी हमारी सोच, संस्थाओं और कल्पनाओं में जिंदा है। जेफरी चॉसर, द लिटरेरी आर्किटेक्ट ऑफ मेडिवल इंग्लैंड। जेफरी चॉसर को इंग्लिश लिटरेचर का कॉर्नरस्टोन माना जाता है। उन्हें सिर्फ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि चॉसर ने उस इंग्लिश लिटरेरी आइडेंटिटी को आकार दिया, जिसने मेडिवल और रेनेसांस युग के बीच एक मजबूत सेतु का काम किया। 14वीं शताब्दी का समय संक्रमण का दौर था। ब्लैक डेथ, 100 Years वॉर और पीजेंट्स रिवोल्ट जैसी घटनाओं ने समाज की जड़ें हिला दी थी। ऐसे समय में चौसर का लेखन एक नई दृष्टि लेकर आता है, न सिर्फ भाषा के स्तर पर, बल्कि समाज की इंटरनल डायनामिक्स को लिटरेरी कैनवस पर उतारने की दिशा में। उनका सबसे प्रसिद्ध काम द कैंटरबरी टेल्स एक फ्रेम नैरेटिव है, जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों से आए 29 यात्री पिलग्रिमेज पर जाते हैं
और बारी बारी से कहानियां सुनाते हैं। ये कोई साधारण यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि ये 14वीं सदी के इंग्लैंड का मिनिएचर मॉडल है, जिसमें नाइट से लेकर पार्टनर, मिलर, रीव, कुक और वाइफ ऑफ बाथ जैसे विविध चरित्र मौजूद हैं। हर पात्र अपने साथ एक पूरी दुनिया लाता है। उसके विचार, उसका प्रोफेशन, उसकी लैंग्वेज और उसकी मानसिकता। चौसर का जीनियस इस बात में है कि उन्होंने इन कैरेक्टर्स को स्टेरियोटाइप नहीं बनाया, बल्कि उन्हें जिंदा इंसानों की तरह गढ़ा। नाइट आइडियलिस्टिक नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल है। वाइफ ऑफ बाथ सबमिसिव नहीं, बल्कि असर्टिव और सेंशुअल है। पार्टनर रिलीजियस फिगर होते हुए भी हिपोक्रेट और करप्ट है। चौसर ने आयरनी और सैटायर का बहुत ही सूक्ष्म और कलात्मक प्रयोग किया। उदाहरण के लिए, पार्टनर्स टेल दिखने में एक मोरल लेसन है, लेकिन जब हम जानते हैं कि खुद पार्टनर कितना करप्ट है, तो पूरा टेल एक तीखा व्यंग्य बन जाता है। चौसर का एक और महान योगदान यह है कि उन्होंने मिडिल इंग्लिश को लिटरेरी सम्मान दिलाया। उस समय तक लिटरेचर लैटिन या फ्रेंच में लिखा जाता था। चौसर ने अंग्रेजी को यह साबित कर दिखाया कि यह भाषा भी नैरेटिव डेप्थ और पोएटिक ब्यूटी की क्षमता रखती है। उनकी पोएटिक टेक्निक में राइमिंग कपलेट्स, आयम्बिक पेंटामीटर और विविड इमेजरी का प्रयोग मिलता है, जो बाद में एलिज़ाबेथन पोएट्री का आधार बनती है। सिर्फ टेक्निक ही नहीं, चौसर के वर्क्स में एक सटल ह्यूमैनिज्म भी है, जो इंडिविजुअल की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करता है, उसे जज नहीं करता। यही दृष्टिकोण बाद के रेनेसांस थिंकर्स जैसे इरास्मस और शेक्सपियर में भी दिखता है। इस तरह चौसर एक साथ मेडिवल वैल्यूज और इमर्जिंग मॉडर्न सेंसिबिलिटीज के बीच पुल बनाते हैं। उनके कैरेक्टर्स यूनिवर्सल बन जाते हैं। वो सिर्फ 14वीं सदी के नहीं रहते, बल्कि हर युग में रिलेटेबल बनते हैं। विलियम लैंगलैंड, द प्रॉफिट ऑफ सोशल कॉन्शियंस। अब बात करते हैं विलियम लैंगलैंड की, जिनका लेखन चौसर से बिल्कुल अलग रास्ते पर चलता है, लेकिन उतना ही प्रभावशाली है। चौसर जहां अर्बन लाइफ की जटिलताओं को ह्यूमरस और साइकोलॉजिकल लेंसेज से देखते हैं, वहीं लैंगलैंड रूरल इंग्लैंड की रिलीजियस और सोशल समस्याओं पर गहरे मोरल सीरियसनेस से लिखते हैं। लैंगलैंड का प्रमुख काम है पियर्स प्लाउमैन, जो एक एलिगोरिकल नैरेटिव है, स्ट्रक्चर्ड एज अ सीरीज ऑफ ड्रीम विजन्स। इस पोएम में एक कैरेक्टर विल को अलग अलग सपनों के माध्यम से स्पिरिचुअल जर्नी पर भेजा जाता है। हर ड्रीम एक मोरल लेसन या सोशल कमेंट्री है। कभी वो चर्च की करप्शन दिखाता है, कभी समाज की इनजस्टिस, तो कभी आइडियल क्रिश्चियन लाइफ की खोज। पियर्स, जो एक साधारण किसान है, लैंगलैंड के लिए एक स्पिरिचुअल हीरो है। वो कोई थियोलॉजियन या नोबलमैन नहीं, बल्कि एक हम्बल प्लाउमैन है, जो सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा करता है। लैंगलैंड इस कैरेक्टर के जरिए ये संदेश देते हैं कि सच्ची धार्मिकता टाइटल्स और रिचुअल से नहीं, बल्कि कर्म और सत्य निष्ठा से आती है। लैंगलैंड का समय बहुत टर्ब्यूलेंट था। ब्लैक डेथ के बाद की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और क्लर्जी की बढ़ती मटेरियलिज्म ने कॉमन मैन की फेथ को हिला दिया था। लैंगलैंड इन समस्याओं को छुपाते नहीं, बल्कि सीधे अटैक करते हैं। उनकी पोएट्री एक तरह की सोशल प्रोटेस्ट है। उन्होंने क्लर्जी को फॉल्स फ्रायर्स कहा, जिन्होंने धन और लालच को धर्म पर प्राथमिकता दी। उनकी लैंग्वेज में एक रस्टिक रफनेस है, चौसर की रिफाइंड भाषा के विपरीत। लेकिन इस डायरेक्टनेस में एक रॉ ऑनेस्टी है, जो लैंगलैंड को मासेस का स्पोक्सपर्सन बनाती है। उनकी पोएट्री डिडैक्टिक है, पाठक से एक्शन मांगती है। वो सिर्फ दिखाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सुधार की अपेक्षा करते हैं। पियर्स प्लाउमैन का एलिगोरिकल स्ट्रक्चर बाद के राइटर्स जैसे बुन्यान के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में भी इन्फ्लुएंस करता है। ये पोएम मेडिवल इंग्लैंड के कलेक्टिव कॉन्शियंस की आवाज बनती है, एक ऐसा कॉन्शियंस जो इनजस्टिस, करप्शन
और फॉल्सहुड के खिलाफ सवाल उठाता है। जॉन गोवेर, द एथिकल क्रॉनिकलर ऑफ द एज। अब आते हैं तीसरे प्रमुख कवि जॉन गोवेर पर। चौसर और लैंगलैंड की तरह गोवेर भी 14वीं सदी की सामाजिक जटिलताओं को समझने वाले लेखक थे, लेकिन उनकी अप्रोच ज्यादा फॉर्मल, पॉलिश्ड और बैलेंस थी। गोवेर ने लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश तीनों भाषाओं में लिखा। ये मल्टीलिंगुअल एबिलिटी उन्हें उस समय के एजुकेटेड और एरिस्टोक्रेटिक लिटरेरी सर्कल से जोड़ती है। उनका सबसे प्रमुख इंग्लिश वर्क है कन्फेशियो अमांटिस, जो एक लवर और वीनूस के चैपलिन जीनियस के बीच डायलॉग्स पर आधारित है। ये पूरी पोअम एक कन्फेशन है, जिसमें लव, मोरालिटी और ह्यूमन बिहेवियर के विभिन्न पहलुओं की एलिगोरिकल शैली में व्याख्या की गई है। गोवेर की पोएट्री चौसर की तरह नैरेटिव ब्रिलियंस पर आधारित नहीं, बल्कि मॉरल क्लैरिटी और एथिकल रीजनिंग पर आधारित है। उन्होंने लव को सिर्फ एक रोमांटिक इमोशन नहीं, बल्कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में प्रस्तुत किया। गोवेर का विश्लेषण हमें मेडिवल एथिक्स और गवर्नेंस की समझ देता है। उन्होंने राजा और सब्जेक्ट्स, क्लर्जी और कॉमन्स, रिच और पुअर, इन सभी के व्यवहार को रेगुलेट करने वाले मोरल प्रिंसिपल्स पर चर्चा की। उनकी पोएट्री में वो अर्जेंसी नहीं है जो लैंगलैंड में है, और न ही वो ह्यूमर जो चौसर में है, लेकिन उनकी स्थिरता और क्लैरिटी उन्हें एक अलग ही जगह देती है। वो मेडिवल सोसाइटी के एक सोबर ऑब्जर्वर है, जो न ज्यादा आइडियलिस्टिक है न ज्यादा सिनिकल। उनकी राइटिंग रिफॉर्म्स की बात करती है, लेकिन एक ऑर्डर्ड, सिस्टेमिक वे में। चौसर, लैंगलैंड और गोवेर तीनों अपने आप में विशिष्ट हैं, पर साथ मिलकर ये मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर की ट्रिनिटी बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।